एक ऐसी आग जो अगर इंसान के दिल में बस जाता है तो इंसान अपने सिविलाइजेशन को खत्म करने से पहले भी दूसरी बार नहीं सोचता है। ये कहानी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पर इंसानों और विचेस को एक साथ रहना पड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट विचेस के लिए बहुत ही भयानक साबित होता है। विचेस के गाँव को तबाह करना और उन्हें कैद करके अपने फायदे के लिए यूज करना बहुत ही आम बात हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में चलोए द स्ट्रॉन्गेस्ट विच एवर एक इंसानी बच्चे को अपना पार्टनर बना लेती है। लेकिन वॉर के बीच में चलोए को उसी बच्चे के सामने खत्म कर दिया जाता है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एडोनिस के दिल में बस जाता है और वो अपने बदले के रास्ते पर अकेले ही चलने लगता है। लेकिन इसके अंत पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एनिमे की शुरुआत में हमें चलोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर एडोनिस के साथ कहीं पर जा रही होती है और रास्ता खो जाने की वजह से वो दोनों मैप्स का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एडोनिस चलोई को एक फोन दिखाती है और कहती है कि वो दोनों इसके अंदर के मैप को यूज करके यहाँ से आसानी से बाहर जा सकते हैं। लेकिन चलोई कहती है कि उन्हें इंसानी गैजेट्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान उन्हें इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एडोनिस बताता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने खुद ही इस मशीन को बनाया है और कोई भी इंसान इस मशीन को ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन चलोए तभी उसे एक पंच मार देती है और मैप्स को देखकर फिर से उसे समझने की कोशिश करने लगती है। तभी एडोनिस चलोए से पूछता है कि हमें इंसानों से बचकर हमेशा भागना क्यों पड़ता है, हमने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है। लेकिन चलोए बताती है कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और वो लोग अब हमें बहुत बड़ा एक खतरा मानते हैं। दुनिया को बनाते वक्त गॉड ने विचेस और इंसानों को एक साथ ही बनाया था और साथ ही में गॉड ने अपने कुछ पावर्स विचेस के साथ भी शेयर किया था ताकि वो लोग इंसानों की मदद कर सके और अपनी सारी जिंदगी एक साथ अच्छे से बिता सके। लेकिन थोड़े टाइम बाद इंसानों ने विचेस को ही अपना दुश्मन मान लिया और एक के बाद एक सारे विचेस को खत्म करने लगे। अब चलोए भी एक विच ही है और इसी वजह से उन्हें इंसानों से बचकर भागना पड़ता है। लेकिन चलोए कहती है कि हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जरूर एक ऐसी जगह को ढूंढ लेंगे जहाँ पर हम दोनों शांति से रह पाएंगे और वहाँ पर एडोनिस अपने स्टडीज को भी कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन एडोनिस बताता है कि उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो चलोए के साथ ही सीखने में मजा आता है। तभी चलोए कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, है ना? लेकिन एडोनिस कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और सोचता है कि चलोए इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो अपने सारे मैजिक पावर्स का यूज करके सारे इंसानों को खत्म कर दिया होता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एडोनिस इसे देखने के बाद ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन चलोए उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हारे पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और अपने आइस मैजिक पावर्स का यूज करने लगती है और थोड़ी देर के अंदर उन सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर देती है। लेकिन एडोनिस यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं अपने मैजिक पावर्स का यूज ही नहीं कर सकता तो मैं इन्हें सीख क्यों रहा हूँ। चलोए कहती है कि तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तभी एडोनिस यहाँ पर एक बहुत बड़े स्वॉर्ड को समन कर लेता है और कहता है कि कोई भी आम आदमी इतने बड़े मैजिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है और कहता है कि मुझे सारे सच्चाई पहले से ही पता है, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि इतने सारे लोगों को आसानी से ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हें डर है कि इतने सारे पावर्स के साथ मैं इंसानियत के ही दुश्मन बन जाऊंगा। एडोनिस फिर से कुछ कहने जा ही रहा होता है लेकिन चलोए उसे हक कर लेती है। अब हमें रेडिया एम्पायर के एम्पेरर गियोथ को दिखाया जाता है और उसके सामने एक आदमी माफी मांग रहा होता है और कहता है कि चलोए एक हाई रैंक की विच है, वो आइस मैजिक का यूज करती है और एक स्क्वाड्रन का टीम कभी भी उसे हरा नहीं सकता है। जिसके बाद गियोथ कहता है कि लगता है इस काम को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। जिसके बाद एम्पेरर शहर के सारे लोगों के सामने स्पीच देने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम इंसान अपने तरीके से नहीं रह सकते हैं, हमारे ऊपर जब भी किसी भी तरीके का मुसीबत आता है हमें विचेस का सहारा लेना पड़ता है और उन्हें ही हमारा देवता मानना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने मोबाइल फोन को बनाया है जिससे हम लोग कितने भी दूरी से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने फास्ट ट्रेन और प्लेन्स को भी बनाया है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेजी के साथ जा सकते हैं। मतलब हम लोग किसी भी हद तक इन मैजिक यूजर्स यानी कि विचेस से किसी भी हद तक कम नहीं है और लगता है कि हमें इन विचेस को इनका असली जगह दिखाना ही पड़ेगा। और सब लोग इस चीज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक स्पेस स्टेशन किसी जगह पर अपने टारगेट को सेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि एडोनिस और चलोए को एक अजीब सा मशीन अजीब तरीके से ऊपर की तरफ खींच रहा होता है और वो दोनों वहाँ पर से टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो स्पीच चल रहा होता है। अब इस चीज को देखकर सब लोग शौक होते हैं कि एक इंसान
विच के साथ भी रह सकता है। और गियोथ कहता है कि शायद मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एडोनिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो गार्ड्स उसे वहीं पर रोक देते हैं। अब चलो यहाँ पर आइस मैजिक एब्सोल्यूट जीरो टेक्निक का यूज करने लगती है और कहती है कि अगर तुम अपने सिटीजन्स को थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो तुम्हें हम दोनों को यहाँ से जाने देना चाहिए। और कहती है कि एडोनिस तुम लोगों की तरह ही एक आम इंसान है, और अगर मैंने तुम सारे लोगों को यहीं पर खत्म कर दिया तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी घर नहीं रहेगा। और तभी गियोथ से कहता है कि लेकिन शायद मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन तभी हमें मैजिक फोटोन HDAM2 डिवाइस को दिखाया जाता है और गियोथ कहता है कि शायद तुम्हें हमारे पावर्स का अंदाजा नहीं है, हम लोगों ने साइंस के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। सब लोग यहाँ पर बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चिलोए का मैजिक पावर अचानक से यहाँ पर से गायब हो जाता है और एडोनिस का मैजिक भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। तभी गियोथ चिलोए के पास पहुँच जाता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। एडोनिस उसे रोकने के लिए तो जाता है, लेकिन वो गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। तभी गियोथ यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि विचेस भी अपने पावर्स के बिना एक आम लड़की होती है। तभी सब लोग यहाँ पर चिलोए के पिक्चर को लेने लगते हैं, जिसे देखकर चिलोए अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करने लगती है। एडोनिस कहता है कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा, तुम में से एक को भी जीने का मौका नहीं दूंगा। अब एडोनिस उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन चिलोए के साथ उसका पहला मुलाकात हुआ था और वो उसके लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। एडोनिस को याद आने लगता है कि चिलोए ने उसे कितना कुछ सिखाया था, उसके साथ उसने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड किया था। तभी चिलोए यहाँ पर माफी मांगने लगती है और कहती है कि इस लड़के का यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये तो एक अच्छा और गरीब घर का लड़का है जिसे मैंने बचपन में ही इसके मॉम और डैड से चुरा लिया था, और अगर वो लोग यहाँ पर इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए देते हैं तो वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए राजी होता है। एडोनिस को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके मैजिक पावर्स यहाँ पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं और सोचता है कि कोई बात नहीं, जब मैं इस जगह से निकल जाऊंगा मैं इन सारे लोगों को सजा देकर रहूंगा। अब चलो एडोनिस को इतने टाइम तक उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा कर लेता है, लेकिन तभी गियोथ यहाँ पर उसे लेकिन सिर्फ इतना यहाँ पर काफी नहीं होता है, सारे वॉरियर्स उसे बुरी तरीके से फायर करने लगते हैं और एडोनिस के लिए ये चीज सबसे बुरे सपने की तरह होता है। लेकिन तभी एक आदमी आके एक्स की मदद से चिलोए के बॉडी को उसके सिर से अलग कर देता है और गियोथ उसे अपने सम्मान की तरह यूज करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। और एडोनिस कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, जिसके बाद मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। अब हमें 10 साल बाद के प्रीसियंट 7 मेयहेम इंटर्नमेंट कैंप के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ औरतें खाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी हमें यहाँ पर डोरोका नाम की एक लड़की से मिलाया जाता है और वो कहती है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके ब्रेड को भी खा सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसके रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी हमें यहाँ पर डोरोका की फ्रेंड एमा को दिखाया जाता है और वो डोरोका से पूछता है कि क्या उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी है, लेकिन डोरोका कहता है कि उसे कभी भी कहीं पर चोट नहीं लग सकता है। तभी एमा कहती है कि हमारे एम्परर ने तो कहा था कि अगर इस वर्ल्ड से सारे विचेस को खत्म कर दिया जाएगा उसके बाद हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शांति पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में हो क्यों नहीं रहा है, बल्कि उन लोगों का देश इस टाइम पे इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने में ही सबसे ज्यादा बिजी हो चुके हैं और उन्हें तो शक है कि उन्हें कभी भी इस जगह से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। और इतना कहकर वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी डोरोका यहाँ पर 2 डॉल्स को निकाल लेती है और उन 2 डॉल्स की मदद से एमा को यहाँ पर हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शो बहुत ही क्रिंज होता है तो मैं इस चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गार्ड पहुँच जाते हैं और वो लोग 218 नंबर के कैदी को यहाँ पर से बुलाने लगते हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं कि जिसे भी यहाँ पर से एक बार बुलाया जाता है वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाता है। तभी हमें पता चलता है कि 218 असल में एमा का नंबर है और डोरोका भी इस चीज को नोटिस कर लेती है और खड़ा होकर कहती है कि 218 नंबर मेरा है, लेकिन एमा यहाँ पर इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाती है। अब डोरोका इंटर्नमेंट कैंप के चीफ वार्डन पालपोल के पास पहुँच जाता है और पालपोल कहते हैं कि उसे एक अमीर आदमी के लिए सर्व किया जाएगा, जिसके बाद उसे टैक्स फेयर के लिए एक अच्छा सा शो भी करना है। डोरोका यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन पालपोल कहते हैं कि किसने तुम ह्यूमंस को अपने सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा था और किन बेवकूफों ने अपने प्रोटेक्टर विचेस को ही खत्म करने का डिसीजन लिया था, तो अगर गलती तुम लोगों ने कर लिया है तो इसका सजा भी तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। और एक सेल्फी को खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम किसी को पसंद आते हो तो तुम्हें उससे सर्व किया जाएगा और तुम इतना क्यूट और यंग हो कि कोई भी तुम्हें आसानी से पसंद कर लेगा। लेकिन तभी डोरोका उसके
हाथ को तेजी से काट लेता है और अपने फुल तेजी के साथ यहाँ से भागने लगता है। फॉर्चुनेटली डोरोका के पास पालपोल का फोन भी मौजूद होता है और इस चीज से हजारों प्रिजन को एक्सेस किया जा सकता है और डोरोका उस फोन से सबको आजाद करने का ऑर्डर देता है। लेकिन उस फोन का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा होता है। लेकिन थोड़े से ट्राई करने के बाद वो देखता है कि वो सारे प्रिजन यहाँ पर खुलने लगते हैं। डोरोका सबको यहाँ पर तेजी से भागने के लिए कहता है और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं और इन सब के बीच में डोरोका की फ्रेंड एना भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब डोरोका एक रूम के सामने पहुँच जाती है और उसके पास फोन होने की वजह से ये वाला रूम भी खुल जाता है। लेकिन गार्ड उसे यहाँ पर पकड़ने के लिए कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा केज मौजूद होता है और थोड़ी देर के अंदर ये वाला केज भी खुल जाता है और इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा स्लेव होता है और ये और कोई नहीं बल्कि एडोनिस होता है। अब सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि ये प्रिजनर 1001 है और एडोनिस अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से उन सारे बैरियर्स को यहाँ पर तोड़ देता है और अपने फास्ट टेक्निक्स का यूज करके दो आदमी को यहीं पर खत्म कर देता है और तीसरा आदमी को इस तरीके से मारता है जैसे मानो उसके लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है और इतने सालों तक कैद में रहने की वजह से उसका दिल पत्थर का बन चुका है। अब एडोनिस डोरोका के पास जाने लगता है और देख के ऐसा लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत तभी भी बचा हुआ होता है, जिसके बाद उसके बैरियर्स को तभी तोड़ देता है और थोड़े टाइम बाद एडोनिस यहाँ से बाहर निकलने में भी कामयाब हो जाता है। अब हमें वार्डन पालपोल को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि अगर सिर्फ ये बच्चा यहाँ पर से भाग चुका होता तो मेरे लिए ये चीज कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उसने यहाँ पर से एसएस रैंक के वेपन को भी चुरा लिया है और वो सोचता है कि अगर हायर अप्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो यहाँ पर उसे खत्म ही कर देगा। लेकिन साइड में खड़ा एक गार्ड सोच रहा होता है कि अगर एडोनिस के पास पालपोल का फोन भी मौजूद होता है लेकिन फिर भी वो उसकी मदद से इस वाले रूम को तो नहीं खोल सकता है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर एक लड़की जांच पड़ताल के लिए पहुँच जाती है और वो लड़की पालपोल से कहती है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो तुम्हें इसका सजा तो मिलकर ही रहेगा और वो पालपोल को यहाँ पर ही खत्म कर देता है। अब हमें डोरोका के सीन को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी मदद से इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और उसे इस खतरे को निपटना पड़ेगा। अब एडोनिस एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है कि मेरे लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानियत को खत्म करना। और वो यहाँ पर रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक गेन को यूज कर लेता है, जिसके बाद वो एक गन से फायर भी कर देता है जिसकी वजह से उस बुलेट का साइज यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस बुलेट के एक बिल्डिंग से टकराने के साथ ही यहाँ पर मानो एक बहुत बड़ा भूकंप सा आ जाता है। अब न्यूज में ये चीज बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा सेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मेन बिल्डिंग के साथ टकरा चुका है और उन्हें शक है कि ये काम पास ही के किसी देश ने किया है। अब एडोनिस कहने लगता है कि जो चीज उसके साथ पास में हुआ है वो इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकता है और सोचता है कि लेकिन अगर चलो ये मेरे साथ होता तो मैं शायद इस काम को नहीं कर रहा होता। वो मुझे कहती कि इन लोगों ने गलती किया है तो क्या हुआ, हमेशा गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो यहाँ पर रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक ग्राइंड को यूज कर लेता है जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू समन हो जाता है। अब हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके प्रिजनर्स में से काफी सारे प्रिजनर्स इस टाइम पे वहाँ पर से भाग चुके हैं। कैदी नंबर 1001 को किसी तरीके से आजाद होने का मौका मिल चुका है और एक एसएस रैंक का वेपन जिन्हें उन लोगों ने काफी संभाल कर रखा था उसे किसी ने चुरा लिया है। अब हमें एनएसबी डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव यामाटो को दिखाया जाता है जो एनएसबी वाइस डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव यूकी के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनके सामने खड़े हुए एक आदमी को एडोनिस के केस को सॉल्व करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन वो आदमी यहाँ पर बहुत ही मजाकिया होता है जिसे देखकर यूकी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी यामाटो कहता है कि तुम्हें ये आदमी बहुत ही कमजोर लग सकता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे कैप्टन सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव एकहट है और इसने आज तक कई सारे ब्रूटल केसेस को सॉल्व करके रखा है। तभी सिक्योरिटी ब्यूरो को पता चलता है कि एक जायंट रोबोट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है और वो इसी तरफ आ रहा है। यामाटो बताते हैं कि मैजिस्ट्री को इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि क्वीन से उन्हें खबर मिल चुका है कि मैजिस्ट्री की हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अब यामाटो यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी अलर्ट को ऑन करने के लिए कह देते हैं और डिफेंस लाइन 4 और एयर ग्राउंड सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग जायंट रोबोट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं हरा सकते हैं तो इसलिए उन सोल्जर्स की जरूरत भी नहीं है। अब हमें एक स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक कार तेजी से घुस जाता है और उसके अंदर का आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि वो मूर्ति बहुत ज्यादा विशाल है। अब इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को ये लग रहा होता है कि इसने जरूर किसी तरीके का नशा कर रखा है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो लोग जिस चीज को देख के हैं उसे देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक जायंट सा रोबोट उनके शहर में आ चुका है और एक के बाद एक सारे बिल्डिंग्स को कुछ इस तरीके से तबाह कर रहा है जैसे मानो ये उसका रोज का काम है और चारों तरफ बुरी तरीके
तरीके से दहशत फैल चुका है। और एडोनिस कहता है कि गियो तुम बस मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अब एडोनिस कहता है कि एक नॉन विच से प्रीटेंड स्टाइल समनिंग मैजिक को ही यूज कर सकता है, लेकिन पहले मैजिक को संभालने के लिए उसे काफी सारे कैलकुलेशन का यूज करना पड़ता है और एक परफेक्ट मास्टर ही इस चीज को सिखा सकता है, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं है। और कैप्सूल के अंदर इतने टाइम तक ट्रैप होने की वजह से उसे अनलिमिटेड टाइम मिल गया था अपने कैलकुलेशन के पावर को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिस वजह से वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दूसरी तरफ यामाटो इस स्टैचू को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इतना बड़ा स्टैचू अपने जगह से हिल भी कैसे सकता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मैजिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है। और वो बाकी गार्ड्स को मैजिक फोटोन SDM-2 को निकालने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन यामाटो को पता चलता है कि उस मशीन को अंडरग्राउंड में रखा गया है और इतने सालों तक यूज ना करने की वजह से उन्हें पता नहीं है कि वो मशीन काम करने भी वाला है या नहीं। जिसके बाद यामाटो युकी को इस मशीन को लाने का जिम्मेदारी दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स एडोनिस की तरफ टैंक को लेकर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन एडोनिस के मैजिक पावर की वजह से कोई भी बुलेट उसके रोबोट को टच भी नहीं कर पाता है। और एडोनिस कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे एक नौसिखिया समझ कर रखा है, और एक अटैक के साथ ही इन सारे टैंक्स को यहाँ पर खत्म कर देता है। अब एडोनिस कहता है कि चुलोए को खत्म करना तुम लोगों के लिए सबसे प्राउड का मोमेंट है, और उसी के बाद तुम लोगों ने इस एम्पायर को यहाँ पर खड़ा किया है, जिसका मतलब है कि इस चीज के अंदर तुम लोगों का भी जिम्मेदारी मौजूद है और तुम्हें अपने हिस्से का सजा तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद एडोनिस यहाँ पर एक बुलेट वेल को समन कर लेता है और रास्ते से जितने भी सारे लोग जा रहे होते हैं एडोनिस उनके ऊपर बुरी तरीके से फायर करने लगता है। और एडोनिस को वो पल भी याद आने लगता है जब इन सारे लोगों ने चुलोए के ऊपर सेम तरीके से अटैक किया था। अब एक भी इंसान यहाँ पर से बच नहीं पाता है, लेकिन कुछ रीजंस के चलते खुशी होने की जगह एडोनिस को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख होने लगता है और उसकी आंखों से यहाँ पर बुरी तरीके से आंसू निकलने लगते हैं और सोचता है कि इन सारी चीजों के बाद तो मुझे यहाँ पर खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर किंगडम के एम्परर गियोथ को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सच में उसकी तबीयत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और थोड़ा सा खांसने के साथ ही मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी सेवा करने के लिए क्वीन यहाँ पर मौजूद होती है। तभी गियोथ यहाँ पर रानी को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरे लाइफ के एंड तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस एम्परर को भी खड़ा नहीं कर पाता। तभी गियोथ यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि गॉड उसे यहाँ पर सजा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने काफी सारे विचेस को खत्म किया है और उसके आसपास जितने भी सारे सिविलाइजेशन थे उन सारे सिविलाइजेशन को उसने अकेले ही खत्म कर दिया है। लेकिन गियोथ कहता है कि उसने जो भी काम किया है इसके लिए उसे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि उसने ये सारा काम ह्यूमैनिटी के भले के लिए ही किया है और अगर वो इस काम को नहीं करता तो इंसान अपने आप को कभी भी डेवलप नहीं कर पाता और अपने हर काम के लिए ही विचेस के ऊपर भरोसा करना पड़ता। लेकिन तभी यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और क्वीन कहती है कि आपने जो भी काम किया है वो हमारे सिविलाइजेशन के भले के लिए ही किया है और अभी आपको यहाँ पर सो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे फाइटर प्लेन्स एडोनिस को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यामाटो कहते हैं कि इस लड़के का नाम एडोनिस है, इस लड़के को हमने 10 सालों के लिए कैद करके रखा था और इस लड़के ने अपना आधा लाइफ विचेस के साथ स्पेंड किया है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तभी एक लड़की एडोनिस को स्पॉट कर लेती है और सिक्योरिटी ब्यूरो में इसका लोकेशन भेज देती है, जिसके बाद वो लोग प्लेन्स का यूज करके एक के बाद एक बड़े से बड़ा बॉम्ब एडोनिस के ऊपर फेंकने लगते हैं। लेकिन इस जगह पर अभी भी कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने माँ को यहाँ पर उठाने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा बिल्डिंग गिरने लगता है। लेकिन तभी डोरोका अपने फुल तेजी के साथ आके उस बच्चे को बचा लेती है, जिसके बाद डोरोका उस लड़के को एक आंटी के पास सौंप देती है और कहती है कि उसे इस रोबोट को रोकने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ काफी सारे सोल्जर्स एडोनिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एडोनिस एक के बाद एक सारे सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी हेडक्वार्टर में यामाटो को न्यूज मिलता है कि एक अजीब सी लड़की उनके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि एडोनिस ने एक आदमी को पकड़ लिया है और वो आदमी कह रहा होता है कि उस विच के साथ हमें तुम्हें भी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तभी डोरोका के एडोनिस को यहाँ पर रोकने लगती है और एडोनिस को याद आने लगता है कि वही लड़की है जिसने उसे वहाँ पर से बाहर निकलने में मदद किया था। डोरोका कहती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है और क्या तुम्हें इन इनोसेंट इंसानों को मारने में मजा आता है। एडोनिस कहता है कि शायद तुम्हें किसी तरीके का गलतफहमी हुआ है, क्योंकि इनमें से कोई भी इनोसेंट तो नहीं है, तुम बस इन्हें सिर्फ एक मौका देकर तो देखो, ये लोग अपना असली रंग दिखा देंगे। तभी डोरोका कहती है कि अगर चुलोए जिंदा होती तो वो तुम्हें कभी भी ये काम करने के लिए नहीं देता। तभी एडोनिस उसे तेजी से पकड़ लेता है और कहता है कि उसका नाम लेने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है और पूछता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें एक डिस्ट्रैक्शन की तरह भेजा है, क्योंकि इंसान कभी भी सीधी तरीके से जीत ही नहीं सकते हैं और अगर उस दिन उन्होंने वो मशीन यूज नहीं किया होता तो चुलोए ने अकेले
ही तुम सारे लोगों को खत्म कर दिया होता। डोरोका कहती है कि तुम्हें ये चीज बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम विचेस को तो ये चीज पहले से ही पता है और अपने पावर्स का यूज करने लगती है। तभी एडोनिस उसे और भी तेजी से पकड़ लेता है और कहता है कि ये बेकार के गेम मेरे साथ मत खेलो, मुझे पहले से ही पता है कि सारे विचेस खत्म हो चुके हैं। डोरोका कहती है कि सारे विचेस खत्म नहीं हुए थे, कुछ विचेस अपने जान को बचाने में कामयाब हो गए थे। अब एडोनिस यहाँ पर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर उस दिन तुम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकते थे तो तुम लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं आए थे। डोरोका कहती है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे और अगर घियोत को उनके बारे में पता चलता तो घियोत उन्हें भी खत्म कर देता। और कहने लगती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम लोग चूल्हे को फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन एडोनिस यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्सा होता है और उसके किसी भी बात को सुन नहीं रहा होता है। डोरोका कहती है कि हमने तो ये सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखा था और हमने ही तुम्हें जानबूझकर वहाँ से छुड़ाया है और हम लोग तुम्हारे मेमोरीज को यूज करके चूल्हे को वापस ला सकते हैं। तभी एडोनिस यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है और बुरी तरीके से रोने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग चूल्हे को वापस ला सकते तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक स्नाइपर को दिखाया जाता है और वो एक ही शॉट में डोरोका को एडोनिस के सामने खत्म कर देता है। अब हमें डोरोका के पास को दिखाया जाता है और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे इंसानों ने विचेस को पहली बार अपना दुश्मन मान लिया था और सारे सोल्जर्स मिलकर विचेस को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और डोरोका इन सारी चीजों को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही होती है। लेकिन तभी मिया नाम की एक लड़की आके डोरोका को पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि इंसानों ने किसी रीजन के चलते हमें अपना दुश्मन मान लिया है और हमें इस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। डोरोका पूछती है कि कोई भी विच अपने मैजिक पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिया बताती है कि इंसानों ने यहाँ पर एक अजीब तरीके के मशीन को लाया है जिसकी वजह से हम लोग अपने मैजिक पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं और अब उनके पास यहाँ पर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उनमें से किसी एक को स्टार ऑफ रेवलेशन को फॉलो करके मैडम ओपेला के पास जाना पड़ेगा। डोरोका मिया को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है लेकिन मिया कहती है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है और अगर डोरोका उन सब की मदद करना चाहती है तो उसे मैडम ओपेला के पास तो जाना ही पड़ेगा। डोरोका यहाँ पर से जाने तो लगती है लेकिन वो नोटिस करती है कि मिया को यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। तभी हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि एडोनिस ने अपने पावर का यूज करके डोरोका को फिर से जिंदा कर दिया है। अब हमें यूकी के सीन को दिखाया जाता है और आप लोगों को याद होगा कि यामाटो ने यूकी को HDM2 डिवाइस को लाने के लिए कहा था। अब यूकी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मेरे बड़े भैया को मेरे ऊपर प्राउड करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी हमें नेशनल साइंस एजेंसी की टीम को दिखाया जाता है और उनकी लीडर डायरेक्टर थेटा भी यहाँ पर मौजूद होती है और वो कहती है कि मैं तुम में से किसी को भी इस मशीन को ऑन करने को नहीं दूंगा। अब हमें यामाटो के सीन को दिखाया जाता है और थेटा उसे कॉल करके कहने लगती है कि हम लोग तुम्हें इस मशीन को ऑन करने नहीं दे सकते क्योंकि इससे इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। उन्होंने इस मशीन के ऊपर कई सारे रिसर्च किए हुए हैं लेकिन अभी भी उन्हें इनके सारे साइड इफेक्ट्स का पता नहीं चला है और कहती है कि क्या तुमने ह्यूमन कैलुलर डाइसफेक्शन डिजीज के बारे में सुना है। यामाटो कहते हैं कि उसे इसके बारे में अच्छे तरीके से याद है। आज से करीब 10 साल पहले जिन सोल्जर्स ने विच हंट में ज्वाइन किया था उनमें से ज्यादातर लोगों को ये बीमारी हो गया था। थेटा कहती है कि उन्हें अभी तक इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं चला है लेकिन उन्हें शक है कि इस मशीन के ऑन करने की वजह से ही ये बीमारी फैल चुकी है और अगर इसको दोबारा से ऑन किया गया तो ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और बताती है कि पास्ट के टाइम में विचेस हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया करते थे और उनके जाने की वजह से पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर इस टाइम पे इसे ऑन किया जाएगा तो इससे 100 गुना ज्यादा खतरा आ सकता है और उन्हें डर है कि मैजेस्टी को भी इस टाइम पे ये सेम बीमारी हो चुका है। अब हमें एडोनिस के सीन को दिखाया जाता है और एडोनिस डोरोका से पूछ रहा होता है कि किस तरीके से चूल्हे को वापस लाया जा सकता है। डोरोका कुछ कहने जा ही रही होती है लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आके फायर करने लगते हैं। एडोनिस तो यहाँ पर बच जाता है लेकिन डोरोका का हालत बहुत ही खराब हो जाता है जिसे देखकर एडोनिस कहता है कि क्या मुझे कभी भी शांति से जीने का मौका नहीं मिलेगा। अब सब लोग एडोनिस के ऊपर फायर स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एडोनिस यहाँ पर रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का यूज करने लगता है जिसे देखकर यामाटो कहने लगते हैं कि क्या हमारे पास इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है और एडोनिस अपने पावर का यूज करके उन सारे बुलेट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं जिस वजह से सारे सोल्जर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और एडोनिस कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग चूल्हे को खत्म करके शांति से रह पाओगे? मैं तुम सब लोगों को एक एक करके खत्म करके रहूंगा। लेकिन तभी स्नाइपर कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके फायर को एडोनिस बीच में ही रोक देता है और उसे 100 गुना बड़ा करने के बाद स्नाइपर की तरफ ही फेंक देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो
जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और एडोनिस के साथ अपना फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और यामाटो कहते हैं कि लगता है इसे रोकने का हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। तभी यूकी यहाँ से तेजी से भागने लगती है और कहने लगती है कि मैंने उस रोबोट को मेरे आंखों के सामने देख कर रखा है और मुझे पता है कि अगर हम लोगों ने उसे नहीं रोका तो वैसे भी वो हम सब लोगों को यहाँ पर खत्म करके रहेगा। सब लोग उसे रोकने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले यूकी इस मशीन को ऑन करने के लिए कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ एडोनिस अपने फाइट को कंटिन्यू कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इस मशीन की वजह से उसका कॉइल उसके हाथ से गिर जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि यूकी और डायरेक्टर का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। तभी यामाटो उन्हें फोन कर लेते हैं और वहाँ के डिटेल्स लेने लगते हैं, लेकिन थेटा कहती है कि बेकार की बातें बंद करो, तुम्हारे सामने इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा विलेन मौजूद है और तुम्हारे पास इसे हराने का सिर्फ एक ही मौका है, तो इसे वेस्ट मत करना। अब एडोनिस अपने वेपन को लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स पहुँच जाते हैं और एक लड़की तो उसके पास ही पहुँच जाती है और कहती है कि हमारे नेशन के ऊपर अटैक करने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग गिरने लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो दोनों ही यहाँ पर बचने में कामयाब हो जाते हैं और तभी वो सोल्जर अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेती है और एडोनिस कहने लगता है कि फाइनली मुझे चैलोए के पास जाने का मौका मिल जाएगा। और वो सोल्जर सिर्फ एक ही हिट में एडोनिस के सिर को उसके बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लड़की उस सिर को लेकर सबके सामने पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा बहादुर है, इसने अकेले ही विच के अपेरेंटिस को खत्म कर दिया है। तभी कुछ सोल्जर्स कहने लगते हैं कि लगता है ये लड़की कोई नई मेंबर है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले इस लड़की को नहीं देखा था। लेकिन यामाटो कहते हैं कि उनके पास इन सारी बातों का टाइम नहीं है, उन्हें सबसे पहले यूकी और थेटा को बचाने के लिए जाना पड़ेगा और थोड़ी देर के अंदर उन दोनों को उस जगह से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब गियोथ सबके सामने आके कहने लगते हैं कि जिस बच्चे को 10 साल पहले हमने एक विच के हाथ से बचाया था, उसने अपना असली रंग दिखा दिया है और हमारे जैसे इंसान होने के बावजूद उसने एक विच का साथ देना ज्यादा सही समझा है। लेकिन 10 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक ये चीज पता नहीं चला है कि एक इंसान होने के बावजूद इस लड़के ने मैजिक पावर का यूज कैसे किया है। और कहते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काफी सारे लोगों को रेस्क्यू करना बाकी रह गया है और इस लड़के के हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से रखा जाएगा और अब उनमें से किसी को भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड तो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और सारे विचेस को उन लोगों ने खत्म कर दिया है और जो इकलौता उनका दुश्मन था उसे भी उन लोगों ने खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि उनका एम्पायर ही इस टाइम पे इस दुनिया का गॉड बन चुका है। और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने फोन में इस स्पीच को देख रही होती है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही लड़की होती है जिसने एडोनिस को खत्म किया था। तभी उनके टीचर कहने लगते हैं कि इस हादसे के दौरान उनके कई सारे स्टूडेंट गुजर चुके हैं, लेकिन कल एक टेस्ट होने वाला है जिसके लिए इन सभी को प्रिपेयर होके आना है। तभी एक लड़का कहने लगता है कि अगर वो लड़का एक इंसान था तो उसने एक विच का साथ देने का डिसीजन क्यों लिया था, जिस पर उनके टीचर कहते हैं कि हाई चांस है कि उस विच ने उस लड़के को ब्रेन वॉश किया था। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन लड़की के पास एक और लड़की आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी ही गलती की वजह से हुई है और असल में वो दूसरी लड़की इस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही है। तभी वो लड़की उस अटैक के दिन के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर टाकुमा नाम का एक लड़का पत्थर के नीचे फंस गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर एक और पत्थर गिरने वाला है तो वो लड़की तेजी से यहाँ से भागने लगती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की किसी जगह पर पहुंच चुकी है और कहती है कि माफ करना, उस दिन में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। और तभी वो लड़की एडोनिस के पिक्चर को देखने लगती है और कहने लगती है कि माफ करना, लेकिन ये लड़का तुमसे काफी हैंडसम दिखता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पास एक लड़का पहुंच चुका है और ये लड़का असल में गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमें पता चलता है कि ये लड़का असल में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डिप्यूटी डायरेक्टर ओजेड गॉर्गियस है और कहते हैं कि मुझे पता है कि आजकल के लड़कियों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कूल लगती है, तो तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की उसे गुड बाय कह के तेजी से यहाँ पर से जाने लगती है। अब गॉर्गियस अपने पार्टनर को कॉल कर लेता है और कहता है कि मुझे एक लड़की के ऊपर शक आ चुका है और ये लड़की हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो हमें जल्दी से इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए। और हमें पता चलता है कि चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी उसका पार्टनर है और वो कहते हैं कि तुम मुझे एक के बाद एक काम देना बंद करो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर काफी सारा काम का बोझ पड़ा हुआ है। और कहता है कि उसे ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल चुका है। असल में उनके पास एडोनिस का जिस बॉडी को भेजा गया है वो किसी तरीके का डमी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एडोनिस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यहाँ पर विथ स्टैंड हेटेरोफेज ट्रांसफर टेक्निक का यूज किया जा रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है
है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग एडोनिस को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मैडम ओफेला पहुँच जाती है और कहती है कि इस चीज को मुझे ही संभालना पड़ेगा। और एडोनिस के सिर पे टच करते ही बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आने लगता है। अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एडोनिस को खत्म किया गया था। हम देखते हैं कि एडोनिस इस टाइम पे यहाँ पर जिंदा होता है और उसके सामने एमा नाम की एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो बताती है कि मैंने डुप्लीकेशन और डेथ कैंसिलेशन मैजिक का यूज करके तुम्हें यहाँ पर बचाया है। डोरोका उसने इस चीज को पहले ही प्लान करके रखा था और उनका मेन टारगेट चोलोए को वापस लाना है। लेकिन एडोनिस कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन एमा कहती है कि मेरे पास फालतू चीजों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है और एडोनिस को एक बॉल के अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद उसे आसमान की तरफ उड़ाने लगता है और इसी तरीके से एडोनिस इस जगह पर पहुंचता है। अब एडोनिस यहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे चोलोए के पास जाना है। लेकिन तभी ओपेला उसे हक कर लेती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और हमें पता चलता है कि एडोनिस इस टाइम पे विचेस के नेशन में आ चुका है। अब एडोनिस व्हील चेयर की मदद से यहाँ पर घूमने लगता है और देखता है कि ये जगह कितना रंगीन है, यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश है और उसे पता नहीं था कि दुनिया में ऐसा जगह भी एग्जिस्ट करता है। अब इसी के दौरान एडोनिस के सामने दो विचेस पहुँच जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि अगर चोलोए तुम्हें इस हालत में देख लेती तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती। एडोनिस उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग चोलोए से मिल चुके हो और वो दो विचेस कहते हैं कि जब हम दोनों छोटे थे चोलोए हम दोनों का ख्याल रखा करता था। और एडोनिस सोचता है कि ये दोनों सही बात ही कह रहे हैं, चोलोए हमेशा खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचती रहती है। अब एडोनिस ओपेला के पास पहुंच जाता है, उसे देखने के बाद यहाँ पर उठने की कोशिश करता है। लेकिन ओपेला कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उठने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तुम्हें धरती से यहाँ पर लाया गया था तुम्हारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था, तो इसलिए तुम्हें चलने का कोशिश नहीं करना चाहिए। एडोनिस कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, जिस पर ओपेला कहते हैं कि मुझे तो बस ये देखना था कि चोलोए का स्टूडेंट कैसा दिखता है। जिसके बाद एडोनिस कहता है कि आप भी चोलोए को जानते हो, जिस पर ओपेला कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी विचेस मौजूद है वो सब लोग ही चोलोए को जानते हैं। चोलोए बचपन से ही अपने आइस मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और इसके अलावा भी वो अपने स्मार्टनेस, स्ट्रेंथ और काइंडनेस की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। ओपेला कहती है कि मैजिक एक ऐसा पावर है जिन्हें गॉड ने सिर्फ हमारे साथ ही शेयर किया था क्योंकि गॉड को इंसानों में नहीं बल्कि विचेस के ऊपर ज्यादा भरोसा था और ये मैजिक हमारे सोल की तरह है जिसे हम लोग चाहकर भी अपने शरीर से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन इतने सारे रूल्स के बावजूद भी चोलोए ने एक इंसानी बच्चे को मैजिक सिखाना ज्यादा सही समझा। ओपेला कहते हैं कि हमने कई बार चोलोए को तुम्हें छोड़ कर आने के लिए कहा था, लेकिन चोलोए हर बार हमसे माफी मांग लिया करता था। और इतना कहते ही वो यहाँ पर एडोनिस के क्विल को समन कर लेते हैं। इसे फोनिक्स के फेदर, एडोनमेंट रेसिमलिंग के वेव्स और ड्रैगन आई की मदद से बनाया गया है। अब इसे देखने के साथ ही एडोनिस इस क्विल को लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ओपेला उससे पहले उसे ये क्विल दे देते हैं और एडोनिस को ये क्विल मिलने के बाद वो इसे पकड़ कर रोने लगता है। ओपेला कहते हैं कि ये एक बहुत ही रेयर आइटम है और चोलोए ने इसे तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम मैजिक पावर्स का यूज कर सको और तुम्हें किसी भी तरीके से इसे खोना नहीं है। अब एडोनिस रोते हुए पूछता है कि क्या आप लोग सच्ची में चोलोए को वापस ला सकते हो। ओपेला कहते हैं कि डोरोका ने तुमसे कहा था कि चोलोए को वापस लाया जा सकता है और विचेस कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जिसे सुनने के बाद एडोनिस बहुत ही खुश हो जाता है और अपने सर को ऊपर की तरफ कर लेता है। लेकिन उसके बाद वो जिस चीज को देखता है उसे देखकर वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर उसे कैसा रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि वो इस जगह पर अपने सामने धरती को देख पाता है। ओपेला कहते हैं कि हमें एक ऐसा जगह का जरूरत था जहाँ पर इंसान चाहकर भी नहीं पहुँच सकते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ पर विचेस शांति से रह सकते हैं और इसी वजह से हमने अपने नेशन को चांद पर बनाया है। और उन्होंने इस चीज को उस टाइम पर बनाया था जब विचेस को इंसानों के असली इरादों के बारे में पता चल गया था और उन्हें पता था कि उन्हें कभी भी यहाँ पर आना पड़ सकता है। ओपेला पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इंसान इतने ज्यादा कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। इंसान कभी भी खुश तो हो जाते हैं लेकिन अगले ही पल गुस्सा होने के साथ ही वही इंसान डेविल में तब्दील हो जाता है। लेकिन मजे की बात तो ये है इंसानों के अंदर इतने सारे नेगेटिव चीजें होने के बावजूद इंसानों के राजा ने विचेस को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। अब ओपेला उसे कई सारे विचेस के ग्रेवस्टोन को दिखा देता है और कहते हैं कि ये वही विचेस है जिन्होंने इंसानों को इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद इंसानों की इसी पे गंदी सोच की वजह से ये सारे विचेस इस टाइम पे गुजर चुके हैं। अब ओपेला एडोनिस को एक ट्री के पास लेकर आते हैं और ये ट्री असल में मीटो का ट्री होता है जिससे विचेस पैदा होते हैं। अब एडोनिस को ये चीज पता नहीं होता है क्योंकि चोलोए कभी भी अपने ओरिजिन के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। अब ओपेला कहती है कि हम लोग तुम इंसानों की तरह आसानी से ब्रीडिंग करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे
पास तुम लोगों के जैसे दो जेंडर्स नहीं होते हैं, हम तो किसी पेड़ के फ्रूट की तरह है। और बताते हैं कि ये मीटो ट्री इस टाइम पे इस दुनिया का इकलौता मीटो ट्री है जिन्हें उन लोगों ने धरती से चुरा कर लाया था। और इसके अलावा जितने भी मीटो ट्रीज थे उन सारे मीटो ट्रीज को इंसानों ने जला दिया है। अब एडोनिस एक विच को देखता है जिसे देखने के बाद उसे चलोए का याद आने लगता है और कहता है कि क्या ये विच चलोए है। ओपेला कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस विच के अंदर किसी का भी सोल नहीं है और अगर इसके अंदर हमें चलोए के सोल को डालना है तो हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एडोनिस को कुछ भी समझ नहीं आता है लेकिन ओपेला कहते हैं कि मैजिक एक ऐसी चीज है जिससे तुम किसी भी चीज को इमेजिन करके उसे अच्छे तरीके से समन कर सकते हो, लेकिन अगर वो चीज फुल डिटेल में नहीं होता है तो वो चीज काम नहीं करता है। और ये काम सिर्फ एडोनिस ही कर सकता है क्योंकि उसके पास चलोए के सबसे ज्यादा मेमोरीज है और अगर वो उन सारे मेमोरीज को इस मीटो ट्री के अंदर डाल देता है तो चलोए को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। ओपेला कहते हैं कि जब भी तुम तैयार हो जाओ मुझे बस एक बार आके बता देना, उसके बाद मैं सेरेमनी का तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। अब एडोनिस चलोए के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि फाइनली मुझे चलोए के साथ मिलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एमा भी पहुँच जाती है और देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में है और कहती है कि तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे रह सकते हो, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड डोरोका का जान गया है। एडोनिस कहता है कि मैंने इस काम को करने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया था, ये तो तुम लोगों का ही प्लान था। अब एमा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इंसान हमेशा से ही सेल्फिश रहे हो, तुम्हें अपने अलावा किसी का भी फायदा दिखता ही नहीं है और कहती है कि तुम तो अपने पावर्स का यूज करके चलोए को फिर से वापस लाओगे, लेकिन हम जैसे लोगों का क्या, जिन्हें तुम जैसे लोगों के लिए अपनी जान को देना पड़ता है। एडोनिस कहता है कि मेरे सामने बेकार की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ कि अगर विचेस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं तो इस नेशन को एयर टाइट क्यों बनाया गया है। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों का असली प्लान कभी चलोए को जिंदा करना था ही नहीं, तुम लोग असल में इंसानों को यहाँ पर लाने के बाद उन्हें रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक सिखाना चाहते हो। तुम लोगों का तादाद बहुत ही कम हो चुका है तो तुम लोग चाहकर भी इंसानों का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम लोग इंसानों का यूज करके इंसानों को ही खत्म करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक को यूज करने के लिए इस कॉइल का जरूरत होता है, लेकिन ये कॉइल पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है और अगर तुम लोग इससे ज्यादा बनाना चाहते हो तो तुम्हें चलोए की हेल्प की जरूरत है। लेकिन ये सारी बातें चलोए ने मुझे पहले ही बता दिया था और उसने मुझे चलोए के साथ यहाँ से कहीं पर दूर जाने के लिए कह दिया था। एमा कहती है कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें पहले से ही पता है तो तुम हमारा हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, हमें डोरोका के लाइफ को इस तरीके से वेस्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन एडोनिस कहता है कि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो अभी भी वही बच्चा है जो चलोए के हर एक बात को मानता है और उसका मेन टारगेट इस टाइम पे चलोए को जिंदा करना है। और अगर चलोए ने इंसानों को खत्म करने को कह दिया तो एडोनिस इन सारे इंसानों को खत्म कर देगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें ही अपना दुश्मन मान लिया तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब अगले सीन में सारे विचेस एक जगह पर इकट्ठा होकर चलोए के रिवाइव करने का सेरेमनी को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एडोनिस भी पहुँच जाता है और उसे वो पल याद आने लगता है जो उसने चलोए के साथ बिताया था। एक दिन वो दोनों मिलकर एक घर के छत पर बैठे हुए होते हैं और आसमान की तरफ तारों को देख रहे होते हैं। एडोनिस उस टाइम पे तो इन सारी चीजों का वैल्यू नहीं किया करता था, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि वो सारी चीजें कितना ज्यादा प्रीशियस था। और गाइस, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है लेकिन आप उसके सामने ये सारी चीजें बता नहीं पाते हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में एक लाइन तो लिख ही सकते हो। देखते हैं कि कौन अपने प्यार के बारे में सबसे अच्छी बातें लिख पाता है। अब एडोनिस यहाँ पर मैजिक पावर नॉस्टैल्जिक मैजिक का यूज करने लगता है और उस दिन के बारे में याद करने लगती है जब चलोए नहा रही होती है और एडोनिस घर में सारी चीजों को साफ कर रहा होता है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के दौरान एडोनिस चलोए की तरफ देख लेता है और वो ये सारी चीजें देखकर शॉक होता है कि चलोए के शरीर पे काफी सारे अजीबोगरीब निशान होते हैं। तभी चलोए कहती है कि तुम्हें कभी भी इस तरीके से किसी नहाते हुए लड़की को देखना नहीं चाहिए और इतना कहने के साथ ही चलोए यहाँ पर रोने लगती है और एडोनिस को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में कभी भी रह ही नहीं पाता। और एडोनिस कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे बगैर इस वर्ल्ड में रह नहीं पा रहा। अब एडोनिस अपने मैजिक को फिनिश करने के लिए कामयाब हो जाता है और इस लड़की का चेहरा भी बहुत हद तक चलोए की तरह ही होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट हटने के बाद हमें पता चलता है कि इसका हेयर कलर पिंक है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि डोरोका है। अब एडोनिस ओपेला के बताए हुए हर एक बात को याद करने लगता है और कहता है कि चलोए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन तुमने जिस नाइटमेयर को पार कर लिया है मैं वापस से तुम्हें उसी नाइटमेयर में धकेल नहीं सकता। तुम इस वर्ल्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में जलने के लिए वापस नहीं बुला सकता। जिसके बाद एडोनिस यहाँ पर नॉस्टैल्जिक मैजिक को रिप्लेस कर देता है, जिसे देखने के बाद ओपेला कहती है कि
कि क्या तुमने यहाँ पर मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया है। और हम देखते हैं कि मैजिक रिप्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर चुले नहीं डोरोका आ जाती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त तो यहाँ पर बहुत ही शौक होती है। लेकिन एडोनिस कहता है कि मैंने तुम्हारी उधारी को वापस कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद डोरोका की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो इस टाइम पे विचेस के नेशन लूना मिलिया में पहुंच चुका है। लेकिन इतने सारे विचेस को अपने आसपास देखने के बाद डोरोका कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही तो मुझे शूट करके खत्म कर दिया गया था, तो मुझे वापस रिवाइव किसने किया है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने मैडम ऑफेला मौजूद होती है। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो सबके सामने नेकेड है और एडोनिस ने उसे पकड़ कर रखा है। तभी डोरोका एडोनिस से दूर चली जाती है और माफी मांगने लगती है और कहती है कि माफ करना, से मेरी वजह से आपको इतने बुरे चीज को विटनेस करना पड़ रहा है। तभी एडोनिस उसे चुप करने को कहता है और उसे पहनने के लिए एक कपड़ा भी दे देता है और कहता है कि एक बार तुमने मुझे आजाद होने के लिए मदद किया था, तो मैंने उसी के बदले में तुम्हें फिर से रिवाइव कर दिया है, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। तभी डोरोका कहती है कि यहाँ पर तो चुले को रिवाइव होना चाहिए था और ऑपेला भी कहते हैं कि यहाँ पर तो चुले को रिवाइव होना चाहिए था, तो ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। हम लोग ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे। हम लोगों ने जान पर खेल के तुम्हें बचाया है। जल्द से जल्द तुम्हारा ट्रीटमेंट किया ताकि तुम्हारा शरीर खराब ना हो जाए। और ये पूरा का पूरा सेरेमनी सिर्फ चुले को रिवाइव करने के लिए किया जा रहा है और वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें चुले के साथ मिलने का मौका मिल सके। तभी कुछ विचेस कहने लगते हैं कि आखिरकार है तो एक इंसान ही ना, चुले ने इसके लिए क्या कुछ किया है वो शायद इसने एक पल में ही भुला दिया होगा और इस बेकार की लड़की के लिए उसने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया। और डोरोका से पूछते कि तुमने एडोनिस को ऐसा क्या बता दिया कि उसने अपने लाइफ के गोल को ही चेंज कर दिया। लेकिन एडोनिस कहता है कि ये पूरा का पूरा मेरा प्लान है और इसमें डोरोका का कोई भी हाथ नहीं है। अब हमें नेशनल अथॉरिटी ब्यूरो डायरेक्टर डायनाज्मा को दिखाया जाता है और उसके सामने थेटा यहाँ पर मौजूद होती है। तभी डायनाज्मा थेटा से पूछते है कि अगर 10 साल पहले सारे विचेस को खत्म कर दिया गया था तो यहाँ पर ये विचेस क्या कर रहे हैं। थेटा कहती है कि उसे अपने रिसर्च से पता चला है कि ये सारे विचेस मिलकर मून पर अपने लिए एक शेल्टर को बना लिया है। लेकिन उसे ये भी पता चला है कि जब पास में विचेस को खत्म किया जा रहा था तब हमारे पास कुछ फिजिकल ट्रांसफर प्रोटोटाइप भी मौजूद थे जिन्हें स्पेस में फेंका जाने वाला था और किसी तरीके से ये न्यूज विचेस को भी पता चल गया था। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि विचेस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आसानी से रह सकते हैं, तो उन्हें कुछ पिक्चर्स मिले हैं जिनसे ये श्योर हो जाता है कि वो सारे विचेस इन प्रोटोटाइप्स का यूज करके ही इस वॉर के दौरान बच चुके थे। लेकिन थेटा इस चीज को इतने लेट बताने के लिए माफी मांग लेते हैं। लेकिन डायनाज्मा कहते हैं कि तुम्हारी सॉरी से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें तो मौत का भी सजा हो सकता है। तुम्हारी टीम को हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ रिसर्च करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा टीम उस टाइम पे अपने रिसर्च को कंप्लीट कर रहा है जब सारी चीजें हमारे हाथ से निकल चुका है। तभी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टर शिरोसागी कहते हैं कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस को अब हमने अपने हाथों में ले लिया है। अब हमें एडोनिस के सीन को दिखाया जाता है और उसके आसपास कुछ अजीब तरीके के लाइट्स जलने लगते हैं। ऑपेला कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन एडोनिस कहता है कि मुझे बहुत टाइम के लिए एक प्रिजन में कैद किया गया था और उन सारे प्रिजनर्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तभी एडोनिस यहाँ पर एक चिप को निकाल लेता है जिसे इंसानों ने एडोनिस को ट्रैक करने के लिए लगाया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और स्मोक के हट जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इकलौता मीटर ट्री बचा हुआ था वो बुरी तरीके से जल चुका है और यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स भी पहुँच जाते हैं। लेकिन इस जलते हुए पेड़ को देखने के बाद आई स्विच और काई से बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एक सोल्जर आके उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद बाकी विच बुरी तरीके से डर जाते हैं। लेकिन ऑपेला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर उनके लीडर को भी देख लेते हैं और वो लीडर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे विचेस जिंदा है और ये लीडर और कोई नहीं बल्कि यामाटो होते हैं। तभी सैंटा मारिया नाम का एक विच अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सारे विचेस सोल्जर्स के फॉर्म में पहुंच जाते हैं और सब लोग मिलकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रियाना नाम के एक विच ह्यूमन होटल टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से सारे सोल्जर्स यहाँ पर फूलने लगते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और डाकिया वेनम अपने फैंग टेक्निक का यूज करके इन सारे सोल्जर्स को जकड़ लेते हैं और सबसे स्पेशल क्रिस्टल माया अपने टेक्निक का यूज करके सारे सोल्जर्स को क्रिस्टल में कैद कर देते हैं। अब ऑपेला यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, जिसके बाद नेचुरल लॉ टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिस वजह से सारे सोल्जर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। सारे सोल्जर्स ऑपेला को अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे वो सारे टैंक्स एडोनिस को टच तक नहीं कर पाए थे, वैसे ही ये सारे बुलेट्स भी ऑपेला को टच नहीं कर पाते हैं और तभी अपने डेथ गेम अटैक की मदद से इन सारे सोल्जर्स को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब यामाटो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को खत्म करने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एडोनिस कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर आने का मौका दिया है, तो तुम्हें मुझे तो शुक्रिया
शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब यामाटो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एडोनिस के रेडिएंट स्टाइल को समनिंग करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एडोनिस यामाटो के गन को लेने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है और यामाटो को यहाँ पर शूट कर देते हैं और कहता है कि कितने मजे की बात है, मैंने तुम्हारी टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम्हें ही आसानी से हरा दिया है। और तभी यहाँ पर डोरोका भी पहुंच जाती है और देख के ऐसा लगता है कि वो एडोनिस को रोकने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ पोपेला यहाँ पर बहुत ही खुश होने लगते हैं और सोचते हैं कि ये मैच हम ही जीतने वाले हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर उनका दूसरा स्क्वाड भी पहुंच जाते हैं। अब यामाटो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने पास के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि यूकी हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था और सिर्फ मेरी वजह से उसने सिक्योरिटी ब्यूरो को ज्वाइन किया था, और जब मैंने डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था यूकी ने भी वाइस डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसे मेरे साथ रहने का मौका मिल सके। लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी यूकी को अप्रिशिएट नहीं कर पाया था। और थेटा से कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सारे बातों को मान लूंगा तो मेरे बहन ठीक हो जाएगा, और इसलिए तुम जो भी कहोगे मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। तभी यामाटो यूकी के पास जाके कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन इस केस के सॉल्व होने के बाद हम दोनों यहाँ से बहुत ही दूर चले जाएंगे और शांति से रह पाएंगे। तभी यामाटो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने 500% पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एडोनिस को तेजी से एक पंच मार देता है। दूसरी तरफ सारे विचेस का फाइट चल ही रहा होता है, लेकिन यामाटो एक ही अटैक के साथ उन सारे लोगों को खत्म करने लगता है। एडोनिस तो यहाँ पर बच जाता है, लेकिन डोरोका यहाँ पर बचने में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डोरोका मौजूद होती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर डेथ कैंसिलेशन मैजिक का यूज कर लिया था, जिस वजह से डोरोका यहाँ पर बच चुका है। लेकिन एमा यहाँ पर अपने आप को बचा नहीं पाता है, जिसे देखने के बाद डोरोका यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। अब एडोनिस और यामाटो एक दूसरे के आमने सामने पहुँच जाते हैं और यामाटो कहते हैं कि मैंने सारे विचेस को तो खत्म कर दिया है, लेकिन मेरे सामने वो लड़का बचा हुआ है जिसे हमें 10 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन एडोनिस अपने आर्मर स्टाइल मेटा को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसका पंच का पावर 100 गुना तक बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर अटैक करने के बाद यामाटो का स्वॉर्ड यहाँ पर टूट जाता है, लेकिन यामाटो अपने स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लेता है और एडोनिस को अपने ट्रैप में फंसा लेता है। दूसरी तरफ पोपेला कह रही होती है कि हम किसी भी तरीके से इस मैच को हार नहीं सकते हैं, लेकिन सारे विचेस कहने लगते हैं कि मीटो का ट्री इस टाइम पे जल चुके हैं और हम चाके भी अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक विच आगे आती है और कहती है कि हम अपने लाइफ में कई सारे बैटल्स हार चुके हैं, लेकिन इस बैटल को हारना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और भी सोल्जर्स आने लगते हैं और एक ही हिट के साथ उस विच को भी खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एडोनिस अपने कैलिबान टेक्निक का यूज करके यामाटो को आधा कर देता है और आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 के स्टार्ट में भी एडोनिस ने इस अटैक का यूज किया था। अब यामाटो को यहाँ पर बहुत ही मेजर डैमेज हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने तो इस टाइम पर हार नहीं सकता, और अपने स्पेशल टेक्निक की मदद से एडोनिस के अंदर तलवार को घुसा देता है। अब एडोनिस कहता है कि मुझे तुम्हारे आंखों की तरफ देखने के बाद ही पता चल गया था कि तुमने किसी अपने को खो दिया है और तुम उसी चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हो, और इसलिए इतने टाइम तक मैं तुम्हें जीतने का मौका दे रहा था। और तभी यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद के नेशनल साइंस एजेंसी के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग टेंशन में होते हैं क्योंकि यामाटो की टीम से उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है और उनके मशीन यहाँ पर ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं और मानो सारे कैमरास को किसी तरीके से जाम कर दिया गया है। तभी यामाटो इनसे कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा तुम लोगों के लिए एक मैसेज है, हम लोग इस बैटल को जीत चुके हैं, कृपया करके इस मैसेज को मैजेस्टी तक भेज दिया जाए। और जितने भी सारे विचेस चांद पर मौजूद थे उन सारे विचेस को खत्म कर दिया गया है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यामाटो और एडोनिस के बीच में फाइट चल रहा होता है। तभी डोरोका यहाँ पर चिल्लाते हुए मैंडरागोरा लव स्पेल टेक्निक का यूज कर लेती है, जिस वजह से सारे सोल्जर्स यहाँ पर मूव नहीं कर पाते हैं। और एडोनिस कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने पावरफुल अटैक को भी यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी विच कहने लगते हैं कि अगर इसके पास इतने सारे पावर्स थे तो उसने उन पावर्स का यूज पहले क्यों नहीं किया था। अब डोरोका यामाटो के पास पहुँचने के बाद उससे उसका नाम पूछ लेता है और यामाटो अपना नाम भी उसे बता देता है, लेकिन यामाटो खुद भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अपना नाम यहाँ पर बताना नहीं चाहता था। अब डोरोका यामाटो के पास जाके कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और ये जो बैटल चल रहा है इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जिससे हम दोनों को ही यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन एडोनिस कहता है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे फ्रेंड एमा को खत्म किया है, इनके टीम ने तुम्हारे सारे विच पार्टनर्स को खत्म कर दिया है और ये वही इंसान है जिसने धरती से विचेस को खत्म कर दिया है और तुम
किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, इसे अगर एक भी मौका मिल गया तो ये तुम्हें वहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन यामाटो सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रही है और एक मौका मिलने के साथ ही यामाटो उसके ऊपर अटैक कर देता है और डोरुका को यहाँ पर बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है कि तुम विचेस कभी भी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और तुम विचेस को अपना जगह पता होना चाहिए। तुम विचेस कभी भी इंसानों का भला चाहते ही नहीं थे और तुम विचेस इंसानों के लिए सिर्फ एक श्राप की तरह हो। लेकिन डोरुका कहती है कि तुम इंसानों ने भी तो काफी सारे इंसानों को मारा है और 10 साल पहले के वॉर को तुम लोगों ने ही स्टार्ट किया था और अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम लोगों ने ट्रैप करके रखा है और अपने फायदे के अनुसार उन्हें यूज करते हो। लेकिन इतने सारे बुरे साइड्स होने के बावजूद विचेस ने कभी भी तुम इंसानों के ऊपर अटैक नहीं किया है और वैसे भी 10 साल पहले तो विचेस और इंसान एक साथ ही रहते थे, तो उस चीज को वापस से रिपीट क्यों नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं कि डोरुका का मैजिक स्पेल यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करने लगता है। लेकिन यामाटो कहते हैं कि मैं ग्रेट रेडिया एम्पायर का सोल्जर हूँ, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी वाइस डायरेक्टर के पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और मैं किसी विच के बेकार के मैजिक में फंस नहीं सकता। तभी यामाटो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर एक औरत उसे हक कर रही होती है। जिसके बाद यामाटो यहाँ पर कुछ कह नहीं चाह रहा होता है, लेकिन तभी एडोनिस उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही हिट में यामाटो को खत्म कर देता है और कहता है कि हमें इन जैसे बेकार के आदमियों की कोई भी जरूरत नहीं है और डोरुका से कहता है कि तुम्हारा ये मैजिक पावर मेरे बहुत ही काम में आ सकता है, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब हमें गियोत के सीन को दिखाया जाता है और गियोत यहाँ पर कह रहा होता है कि अभी तक सारे विचेस को खत्म क्यों नहीं किया गया है। सोल्जर बताते हैं कि यामाटो के टीम अभी भी फाइट किए जा रहे हैं और विचेस का सिर्फ आखिरी टीम ही बचा हुआ है, लेकिन उनके कनेक्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस वजह से उन्हें इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल पता नहीं चल रहा है। तभी क्वीन कहती है कि मैंने सुना है कि उस विच के पार्टनर ने आधे से ज्यादा शहर को खत्म कर दिया है, तो क्या वो बच्चा इन विचेस के साथ ही वहाँ पर मौजूद है। अब सोल्जर बताते हैं कि उस विच के पार्टनर के थ्रू ही उन्हें इन सारे विचेस का पता चला है। अब गियोत यहाँ पर अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और कहता है कि तुम सारे विचेस को उस चांद पर ही खत्म कर दिया जाएगा। अब गियोत क्वीन को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो रहा है, वरना मैं इस काम को अकेले कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता। पास ही में सब लोग इस चीज को देखकर तालियां मारने लगते हैं, लेकिन गियोत का व्यवहार यहाँ पर अजीब से अजीब ही होता जाता है। तभी हमें पता चलता है कि क्वीन भी असल में एक विच ही है जिसने लव स्पेल का यूज करके गियोत को अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये वही स्पेल होता है जो स्पेल डोरुका ने थोड़ी देर पहले यूज किया था। तभी क्वीन कहती है कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और अब तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। जिसके बाद गियोत महल के दीवार की तरफ जाने लगता है। एक सोल्जर उसे रोकने के लिए तो कहते हैं, लेकिन गियोत कहता है कि बेकार की बातें बंद करो, मुझे अपने क्वीन के बात को मानना है। जिसके बाद गियोत किसी के भी बात को ना मानते हुए यहाँ पर चढ़ जाते हैं और क्वीन से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं इस दुनिया से शांति से जा पाऊंगा। जिसके बाद गियोत यहाँ पर से जंप कर लेते हैं और गियोत का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। कई वो सोल्जर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि महल में एक विच आ चुका है, लेकिन क्वीन के स्पेल की वजह से वो सोल्जर अपने बात को चेंज कर देता है और कहता है कि गियोत ने महल के दीवार से जंप कर लिया है, उसे उठाने के लिए लोगों की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंसी एजेंसी डायरेक्टर शिरोसागी भी पहुँच जाते हैं और कहता है कि आपने गियोत को खत्म करके बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे भी उस पपेट का हमें कोई भी जरूरत नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि क्वीन के पावर के अंदर एक प्रॉब्लम भी है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही काम करता है और लड़कियों के ऊपर ये पावर काम नहीं करता है। लेकिन शिरोसागी कहते हैं कि आपने इतने पावर के साथ ही जो काम करके दिखाया है, इसकी मदद से ये पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाएगा। लेकिन क्वीन कहते हैं कि तुम्हें भी पता है कि मुझे इस दुनिया की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस लड़के का सर मुझे चाहिए था तुमने मुझे अभी तक उसका सर लाकर नहीं दिया है। और यहाँ पर असल में एडोनिस की सिर की बात हो रही है और क्वीन कहते हैं कि अगली बार अगर तुम्हारे काम में कोई भी मिस्टेक हुआ तो तुम्हें भी अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी हमें पता चलता है कि क्वीन का असली नाम डोरोथिया है और उसने मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस को पार किया है सिर्फ एक आदमी को रिवाइव करने के लिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़के के पिक्चर को दिखाया जाता है और ये लड़का सेम टू सेम एडोनिस की तरह दिखता है और उसके सामने एक क्वील रखा हुआ होता है, जैसा कि हमने एडोनिस के हाथ में भी देखा था। अब हमें एडोनिस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करके सारे लोगों को एक के बाद एक खत्म कर रहा होता है और डोरुका के पावर्स की वजह से ये सोल्जर्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। तभी डोरुका कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी अपने स्पेल को यूज करना पड़ेगा। तभी एडोनिस उसके पास चला जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये गलती कर दिया तो तुम्हें यहाँ पर खत्म हो जाना पड़ेगा। जिसके बाद एडोनिस फिर से उन सारे लोगों को मारने के लिए जाता है। अब डोरुका कहती है कि मैं इस जिंदगी से परेशान
हो चुकी हूँ। पास में मेरे अपने लोगों को मेरे सामने ही खत्म कर दिया गया था। मेरे सारे विच पार्टनर्स को इस टाइम पे खत्म कर दिया गया है और इंसानों के ऊपर भी एक बड़ा खतरा आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब एडोनिस यामाटो के सिर और उसके फोन को उठा लेता है और रिटेन स्टाइल समनिंग मैजिक का यूज करके अपने वॉइस को चेंज कर लेता है। अब हमें नेशनल साइंस एजेंसी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि उनका सिस्टम यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रहा है और उनके सिग्नल यहाँ पर बार बार टूट रहे होते हैं। लेकिन तभी यामाटो उनसे कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि चांद पर जितने भी सारे विचेस थे उन सारे विचेस को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन इस बैटल के दौरान सारे सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं और वो अकेला ही यहाँ पर बच पाया है और उसे अब हेडक्वार्टर से हेल्प की जरूरत है और वो जल्दी ही अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन थीटा को पहले ही रियलाइज हो जाता है कि यामाटो नहीं बल्कि कोई और है। अब एडोनिस डोरोका को अपने साथ जाने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन डोरोका उसे थप्पड़ मार देती है और तभी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों ही यहाँ से धरती की तरफ जाने लगते हैं। और आप लोगों ने ये टेलीपोर्टेशन एपिसोड 1 में भी देखा होगा। अब अपेला कहते हैं कि तो तुम्हारा पहले से ही ये प्लान था, लेकिन अगर तुमने एक बार हमसे मदद मांग लिया होता तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन नरक में जाने के बाद तुम्हें इन सारी चीजों का सजा मिलकर रहेगा। और एडोनिस भी यहाँ से जाते वक्त अपने गलतियों के लिए माफी मांग लेता है। दूसरी तरफ हमें थीटा के सीन को दिखाया जाता है और वो एडोनिस के आने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है और अब 3 गिनने के साथ ही एडोनिस का खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 3, 2, 1। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और अब हम लोगों को फाइनली पता चल चुका है कि हमारा मेन विलेन गियोथ नहीं बल्कि क्वीन डोरोथिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि वो बच्चा कौन है जिसे बचाने के लिए डोरोथिया इतने यूनिवर्सेस को पार करके इस दुनिया में आई है, और एडोनिस का क्या होगा क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही उसके ऊपर बुरी तरीके से हमला किया जाएगा। और क्या विचेस और इंसान कभी भी एक साथ रह पाएंगे? और इन सारे सवालों का जवाब आपको इसके अगले पार्ट में मिल जाएगा, लेकिन उसे देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो पर 5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स के टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी स्टोरी देखना है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ बुरा भला होने के बावजूद उसे इस दुनिया में सिर्फ शांति से रहना है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई भी आ जाता है तो अपनी जान ही खो बैठता है, तो अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। गारंटी दे सकता हूँ कि इसे देखने में आपको मजा आएगा।